हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड आपका स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का वन शॉट रिवीजन वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए जो हमने वन शॉट वीडियो सीरीज शुरुआत की है ना दोस्तों। आज हम लेकर आ गए हैं मैथमेटिक्स के लिए पार्ट 2 यानी कि ज्योमेट्री सब्जेक्ट का एक और वन शॉट वीडियो, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स पार्ट 2 यानी ज्योमेट्री का वन शॉट रिवीजन वीडियो। और आज का जो चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 3 सर्कल। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले ऑलरेडी 2 चैप्टर्स, ठीक है, सिमिलैरिटी और पाइथागोरस थ्योरम, ये हमने पहले कंप्लीट कर दिया। मैथ्स 1 के भी हमने टोटल 3 चैप्टर अब तक कंप्लीट कर दिए हैं। साइंस 1 साइंस 2 के भी बहुत सारे चैप्टर्स हमने बनाए हैं, ठीक है ना। अभी तक एक ही चैप्टर्स बने हैं लेकिन कंटिन्यूअसली हम ला रहे हैं आपके लिए, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। आपके एग्जाम के बहुत दिनों पहले ही हम लोग ये रिवीजन वीडियोस कंप्लीट कर देंगे। रिवीजन का मतलब क्या होता है दोस्तों? रिवाइज कराना, ठीक है ना। सिर्फ इसको देख के पढ़ाई करोगे तो ये इनफ नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं सबसे पहले कोई भी चीज का बेस समझा जाता है, कंसेप्ट समझा जाता है। और वो कहां से मिलेगा? हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियो से, जो हमने बहुत पहले ही अपलोड किया हुआ है। एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है, जो पार्ट आपका रिड्यूस हो गया है उसको भी पढ़ाया है, उसको भी नहीं छोड़ा, ताकि आपका कंसेप्चुअल नॉलेज उसमें भी रहे, ठीक है ना। तो हर चीज हमने दिया हुआ है। तो पहले रेगुलर लेक्चर्स वीडियो अच्छे से पढ़ाई करके कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर कर लो और पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दो। फिर ये वन शॉट रिवीजन वीडियोस देखोगे ना तो ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझेगा और आपका रिवीजन इस प्रकार हो जाएगा कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आपको मिलेंगे ना यार, ट्रस्ट मी, बहुत जबरदस्त मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 3 सर्कल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम करा रहे हैं, उसके एक एक एग्जांपल्स कोशिश करेंगे सॉल्व कराने के लिए। और उसी के बेस पे जो प्रैक्टिस सेट रहेगा वो हमने सॉल्व ऑलरेडी कराया हुआ है, तो वो हम लोग बताएंगे कि कौन से एग्जांपल, कौन से टॉपिक किसके ऊपर बेस है। तो ध्यान से देख लेना, वीडियो लंबा हो सकता है, आप जानते हैं कि लगभग 1 घंटे का वीडियो बन सकता है हमारा वन शॉट। उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे ये चैप्टर को एक ही झटके में, एक ही शॉट में खत्म करने की। तो बने रहना एंड तक, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम सर्कल में क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो हमारा आज का जो सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों, नंबर 1 टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है ना। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। अब ये जो थ्योरम है ये एग्जाम में तो आपको पूछेगा नहीं कि प्रूव करके दिखाओ ये थ्योरम को, इसके लिए हम इसको प्रूव नहीं करके दिखाएंगे, ठीक है ना। ये थ्योरम को प्रूव करके नहीं दिखाएंगे, लेकिन इसका मतलब क्या होता है ये आपको जरूर बताऊंगा। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है इसमें डायग्राम्स आपको बहुत ज्यादा देखने मिलेंगे, ठीक है ना। अब किस प्रकार के डायग्राम्स मिलेंगे? लेट्स सपोज कि यहां पे मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, यानी कि एक सर्कल होगा इस प्रकार से, ठीक है ना। एक छोटा सा सर्कल ले लो, बड़ा सर्कल, जो भी आपको लेना है, एक सर्कल होगा। एंड वो ही सर्कल से यहां पे क्या हो रहे हैं दोस्तों, कुछ टेंजेंट्स जो है वो यहां पे पास हो रहे होंगे, ठीक है। तो समझ लो ये क्या हुआ, टेंजेंट पास हो गया। अब ये जो टेंजेंट पास हो गया, ये दोनों एक पॉइंट पे मिल रहे होंगे। ये जो पॉइंट है यहां पे आप देखो, ये यहां से क्रॉस हुआ, ये यहां से क्रॉस हुआ, तो यहां पे एक पॉइंट आ रहा है दोस्तों। ये पॉइंट पे वो दोनों मिल रहे हैं। वो पॉइंट का जो नाम है उसको रख देता हूं मैं, क्या रखूंगा, कुछ नाम रख देता हूं। चलो मैंने डी रख दिया, ओके। अब यहां पे ये जो सेंटर पॉइंट जो मैंने सर्कल का लिया है, इसका नाम मैंने क्या रख दिया, ए रख दिया। अब यहां पे आप एक चीज इमेजिन करो कि हमारे जो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम है ये एग्जैक्टली बोलता क्या है। सबसे पहली बात, ये टेंजेंट का मतलब आप सब जानते हैं कि कोई भी सर्कल से अगर एक लाइन छू के जाती है, कौन से, अगर कोई सर्कल से एक लाइन उसके सर्कल के सरकमफेरेंस पे, ठीक है ना, जो पेरीमीटर होता है उसको टच करके जाती है, कहीं पे भी जाए, किसी भी डायरेक्शन में जाए, तो उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं बेसिकली। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि ये वाला जो लाइन ये एक टेंजेंट है, ये वाला एक लाइन जो है ये भी एक टेंजेंट है, ठीक है। अब ये जो टेंजेंट है ये दोनों इस प्रकार से बनाए गए हैं कि ये आपस में आके एक जगह पे मिल रहे हैं। वो पॉइंट हमारा डी है, ठीक है, पॉइंट हमारा डी है। अब मैं क्या करता हूं, ये जो टेंजेंट है सर्कल पे भी एक पॉइंट पे टच हो रहा होगा, समझ लो यहां पे टच हो रहा है तो इसका नाम मैं रख देता हूं पी। यहां पे भी समझ लो ये टच हो रहा होगा तो इसका नाम मैं रख देता हूं क्यू, क्योंकि एक तो ऐसा पॉइंट होगा ना कि सर्कल और वो जो टेंजेंट आपस में जब मिलेंगे, ये जो सर्कल है आपका, ये जो सर्कल है और ये जो लाइन कहीं से भी टच होके जा रहा है, तो एक तो ऐसा पॉइंट होगा जिसमें वो सर्कल को टच करेगा, तो वो पॉइंट का हमने नाम रख दिया है पी और क्यू। क्लियर है? हमने क्या नाम रख दिया है, P और Q जो है उसका नाम रख दिया है। तो अब इसका वैल्यू क्या है, इसका मतलब क्या है, ये फॉर्मूला जो है, थ्योरम जो है, इसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले कुछ मीनिंग आपको याद रखना है कि कभी भी अगर ऐसा होता है दोस्तों, इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखना होता है कि ये A से अगर मैं ये D का जो पॉइंट है इसको मैं ज्वाइन कर लूं, ठीक है, और ये जो A है और ये P को आपस में ज्वाइन कर लूं और ये A और Q को नीचे आपस में ज्वाइन कर लूं, तो सबसे पहले आपको बात बता दूं कि जो टेंजेंट और ये जो आपका ये जो A से लेके P है, ये क्या है दोस्तों, ये आपका रेडियस है, ठीक है ना, ये आपका रेडियस है। जैसे ए से लेके क्यू, ए से लेके पी, दोनों के दोनों क्या है, रेडियस है। आर से लिखता हूं मैं, चलो इतना बड़ा रेडियस नहीं लिखूंगा, आर लिखूंगा। तो समझ में आ रहा है, यानी कि इससे एक चीज पता चला कि यहां पे जो सेगमेंट एपी होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा किससे, सेगमेंट एक्यू से। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, एक ही सर्कल के रेडियस है, तो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है ना।
ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। मतलब ये क्या बता रहा है हमको, प्रॉपर्टी बता रहा है कि कभी भी ऐसा होता है, दो टेंजेंट आपस में टच करके जाते हैं तो क्या क्या चीजें आती है उसके अंदर से, वैल्यू क्या क्या आता है। तो यहां पे हमें एक चीज पता चल गया कि अगर हम इसको ज्वाइन कर लेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या है, सेम है, सेगमेंट सेम हो जाएंगे क्योंकि वो रेडियस है। अब यहां पे आप देखोगे तो ये ए और ये पी और ये डी, तो ये एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है ऊपर आपको, एपीडी, यानी कि एक ट्रायंगल है मेरा ए पी डी, और ये एक और ट्रायंगल नीचे आपको बनता हुआ दिखा रहा है, ए, ये क्यू और ये डी, ये आपको बनता हुआ दिखा रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि जो दोनों ट्रायंगल है, एपीडी हो या फिर ए क्यू डी हो, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये भी इसका एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि दोनों के दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे। और एक चीज बता दो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे, कि जो आपका ये एंगल बन रहा है ना, ये क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वी नो दैट अकॉर्डिंग टू दिस टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट जो थ्योरम है, कि कभी भी कोई टेंजेंट और एक रेडियस यानी सेगमेंट आपस में जब ज्वाइन होते हैं तो वो 90 डिग्री बनाता है। यानी कि इसमें आप बोल सकते हो कि एंगल ए पी डी, एंगल ए पी डी, ठीक है, एंगल ए पी डी और एंगल ए क्यू डी, ये दोनों क्या होंगे, सबसे पहले एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। और ये कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, क्यों कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज ऑफ दिस टेंजेंट थ्योरम। ये किस लिए कॉन्ग्रुएंट आया, टेंजेंट थ्योरम की वजह से। तो देखो मैंने थोड़ा सा थ्योरम के बारे में भी आपको बता दिया और क्या क्या होती है इसमें ये भी बता दिया। अब इसके ऊपर एग्जांपल्स कैसे पूछते हैं, क्या पूछेगा कि आपको ये चीज सॉल्व करना आना चाहिए, ये तो समझ में आ गया बेसिक तौर पे। इसमें जो एडी है, ये जो लाइन बीच में एडी दिख रहा है वो भी एडी से ही कॉन्ग्रुएंट रहेगा, क्योंकि इस ट्रायंगल का भी जो एक सेगमेंट एडी है और इस ट्रायंगल का भी एक सेगमेंट एडी है, दोनों के दोनों कॉमन सेगमेंट है, तो दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब समझ लो, इसी प्रकार से आपको कोई क्वेश्चन अगर पूछता है एग्जाम में, लेट्स सपोज यही समझ लो, यही डायग्राम आपको दिया है और इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो एंगल है, ठीक है ना, यहां पे जो लाइन दिख रहा है, ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा बनता हुआ जो एंगल नजर आ रहा है आपको, इस एंगल का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 52 डिग्री, ठीक है ना। ये कितना दिया हुआ है, 52 डिग्री दिया हुआ है, यहां पे मैंने लिख दिया। आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि फाइंड करो, आपको पूछेगा फाइंड करो एक एंगल, और कौन सा एंगल आपको फाइंड करने बोला है, यहां पे आपको जो फाइंड करने बोला है वो ये एंगल बोला है, दिख रहा है। ये भी एक एंगल बनेगा ना, क्योंकि यहां से यहां आप ज्वाइन किए, यहां से यहां ये ज्वाइन किया, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं ये वाली लाइन को मिटा दूं, जरूरत नहीं है इसकी अभी फिलहाल में, तो आपको ये ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है, मतलब ये एक एंगल है आपका और ये एक एंगल है, तो आपके पास ये एंगल दिया हुआ है 52 डिग्री का और आपको पूछा ये एंगल फाइंड करो। तो यानी कि ये कौन सा एंगल है, यहां पे ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ठीक है, वो है दोस्तों एंगल पी ए क्यू, मतलब पी ए क्यू आपको निकालना है। समझ लो इस प्रकार का क्वेश्चन है। कैसे निकालोगे, समझ लो आपको कोई कुछ पता ही नहीं है, पहली बार आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, एग्जाम में डायरेक्टली ये डायग्राम बना हुआ है, तो समझ लो सबसे पहले ना लोग को और जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। देखो बच्चे लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ना हमेशा बच्चे ये चीज गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं वो लोग, क्योंकि वो लोग ना जब कोई क्वेश्चन को देखते हैं, कोई भी क्वेश्चन को जब आप देखते हो तो वो आइडेंटिफाई करने आना चाहिए आपको कि ये जो क्वेश्चन है किस चैप्टर में से और कौन सा टॉपिक का है। अगर आपने वो चीज पहचानना सीख लिया ना, तो ट्रस्ट मी दोस्तों, आपको पता अपने आप चल जाएगा और ऑटोमेटिकली उसका आंसर आप लिखने लगोगे, उसका सॉल्यूशन आप लिखने लगोगे, क्योंकि आपका हाथ अपने आप चलने लगेगा, क्योंकि माइंड से हाथ हमारा कनेक्टेड होता है, अपने आप सिग्नल्स आएंगे और ये समझ में आ जाएगा। लेकिन पहली बात पहचान नहीं पाओगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको करना क्या है, इसमें कौन सा थ्योरम लगेगा। हम पूछते हैं ना पीछे वाले से, ए सुनना क्वेश्चन नंबर 4 का ए है ना, अरे उसका कौन सा थ्योरम लगाना है उसमें, अरे कौन सा कैसे सॉल्व होगा। तो हम लोग ऐसा पीछे वाले से आगे वाले से पूछते, ए सुनना ऐसा पूछते हैं, तो आपको वो पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको तुरंत इसको देख के याद आएगा। तो अभी मैं हूं, समझ लो मैं कोई स्टूडेंट हूं, ये एक डायग्राम मैंने देख लिया और पूछा इसमें फाइंड ए क्यू, और भी कुछ दिया रहेगा कि दिस इन डायग्राम ए सर्कल इज गिवन देयर पी डी एंड क्यू डी इज द सेगमेंट टेंजेंट, इस प्रकार ऐसा बोला रहेगा, बहुत सारा चीज बोला रहेगा, उसके ऊपर मत ध्यान दो। लेकिन ये हमें पूछा है, क्या करोगे, सबसे पहले आपको एक चीज तो पता है दोस्तों कि अगर हम इसके ऊपर ध्यान दें, ये जो P है ये क्या है आपका 90 डिग्री, और इसके ऊपर ध्यान दें ये Q क्या है 90 डिग्री, यह आपका दिया है 52 डिग्री और ये आपका दिया A। तो अगर आप इसको कंसीडर करोगे, ये यहां से P, ये A Q और ये पूरा इस प्रकार से, तो ये आपका किस प्रकार का दिख रहा है, ये P है, ये A है, ये Q है और D है, यानी कि मैंने इतना काट के निकाल दिया। तो ये किस प्रकार दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल जैसा दिख रहा है, और ये क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल को अगर हम प्लस करते हैं तो हमको पता है कि ये क्या बनता है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। हम जानते हैं कि टोटल प्लस करोगे तो 360 डिग्री आता है। समझ में आया लॉजिक, दिमाग चल रहा है, ठीक है, दिमाग चल रहा है। अब यहां पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे कि सबसे पहले आपको पता है कि एंगल P जो है इसको मैं प्लस करूंगा एंगल A के साथ, और इसको मैं प्लस करूंगा एंगल Q के साथ,
और इसको मैं प्लस करूंगा एंगल डी के साथ, ये चारों को प्लस करूंगा 360 आएगा। रीजन क्या है? क्योंकि ऑल एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल, ऐसा स्टेटमेंट लिख देना, ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। मैंने शॉर्टकट तरीके से लिख लिया, आप लोग अच्छे से रीजन जो है अच्छे से लिखा करो। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइड में ब्रैकेट बना के लिखो। अब एंगल पी का वैल्यू मुझे पता है क्या? देखो दिया है क्या? आप बोलोगे सर नहीं दिया। अरे दिया है ना, ये हमेशा हमको एक प्रॉपर्टी तो पता है ना, प्रॉपर्टी अभी सीखा ना इसके पहले हमने, कि कभी भी टेंजेंट और रेडियस जहां पे ज्वाइन होंगे वो क्या बनेगा? परपेंडिकुलर होता है हमेशा। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। प्लस एंगल ए मुझे पता नहीं है, क्योंकि वही तो निकालना है मुझे, पी ए क्यू, मतलब एंगल ए बीच में है ना, तो वही तो निकालना है मुझे। तो एंगल ए मुझे पता नहीं है, वैसी का वैसी रख दिया। एंगल क्यू जो है यहाँ पे अगेन परपेंडिकुलर बन रहा है, मतलब 90 डिग्री ही दिया हुआ है। प्लस एंगल डी, ये आपको 52 डिग्री दिया हुआ है, इज इक्वल टू 360। अब 90 प्लस 90 180 हो गया, 180 प्लस 52 कितना हो जाएगा? लगभग 232 हो जाएगा। ठीक है, अब 230 को 360 से माइनस कर दो, आपका आंसर आएगा। तो एंगल ए विल बी इक्वल टू 360 माइनस 232। ठीक है, माइनस करके आपका एंगल लगा देगा। एंगल ए कितना आ रहा है माइनस करके? जो आ रहा है 128 डिग्री, 128 डिग्री। ये मैंने माइनस पहले से करके रखा था। तो एंगल ए क्या है? एंगल ए का मतलब क्या है? एंगल पी ए क्यू ना। तो एंगल ए का मतलब क्या है? एंगल पी ए क्यू, वही तो है इसका मतलब। तो 128 डिग्री हमारा आंसर आ गया। देखो कितनी आसानी से हमने इसका आंसर जो है दोस्तों वो निकाल लिया। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार के एग्जांपल आपको ये टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम जो है इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल मैं कराऊंगा इसी प्रकार से। ये पहला एग्जांपल समझ लो, अब एक और एग्जांपल इस प्रकार से मैं कराता हूं कि टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम या फिर इस प्रकार का आपको कोई डायग्राम आपको दिखे तो आपके क्वेश्चंस जो है किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। एक और एग्जांपल कराऊंगा, थोड़ा पहले मैं साइड हट जाता हूं क्योंकि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और ध्यान से दोस्तों, क्योंकि देखो ये सिर्फ इतने भी आप पढ़ के जाओगे ना तो भी 100% गारंटी देता हूं कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है ना? और जहां जहां प्रॉब्लम हो रहा है, जहां जहां आपने अगर पुराने लेक्चर वीडियोस नहीं देखे हैं कोई भी चैप्टर्स के, तो पहले वो भी देख लो, क्योंकि वो तो बेसिक है ना। ये तो हम रिवाइज करा रहे हैं, तो रिवीजन है हमारा। 1 घंटे में कोई कितना कराएगा पूरा चैप्टर में? लेकिन पूरा रेगुलर लेक्चर वीडियो जो 20-20 मिनट के 25-25 मिनट के एक लेक्चर है, वैसे 6 से 7-7 लेक्चर्स लग जाते थे आपके चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए। तो देखो जाके पहले वो चैप्टर्स को, रेगुलर लेक्चर्स को। ठीक है, अब समझ लो, मैं एक और आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल करवाने जा रहा हूं, तो मैं इसको रफ कर सकता हूं। ठीक है, मिटा दो। चलो अभी मैं इसको रफ कर लेता हूं। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। यही हमारा चल रहा है, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम के ऊपर ही टॉपिक चल रहा है। ठीक है ना? बस हम लोग क्या करने वाले हैं अभी, थोड़ा सा एक दूसरा टाइप का एग्जांपल आपको मैं कराने वाला हूं। देखो ध्यान से देखना बच्चों। चलो लेट्स सपोज कि आपको एक डायग्राम दिया हुआ है इस प्रकार से। मैं डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेता हूं। एक यहां पे एक सर्कल है छोटा सा, ठीक है, एक सर्कल है, एंड वो सर्कल के नीचे जस्ट यहां पे एक पूरा क्लीन लाइन दिया हुआ है और ये सर्कल इसको टच हो रहा है। ठीक है ना? यहां से इस प्रकार से टच हो रहा है। ठीक है, ये आपका सर्कल है, दिख रहा है आपको सर्कल? ठीक है, थोड़ा सा डार्क कर देता हूं सर्कल को कि आपको अच्छे से नजर आएगा। सर्कल है ये आपका, एक सेंटर पॉइंट होगा बीच में, यहां से नीचे से एक लाइन टच होके जा रहा है। और ऑब्वियसली हमने अभी अभी एक चीज पढ़ा कि कोई भी सर्कल में जब लाइन कैसे भी टच करके जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट। मतलब ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये जो लाइन है ये आपका क्या होगा? टेंजेंट होगा। और जहां पे वो टच हो रहा है इसका नाम है ए। ठीक है, यहां पे कहीं पे भी एक पॉइंट दिया हुआ है, लेट्स सपोज यहां पे एक पॉइंट दिया हुआ है, इसका नाम मैं रख देता हूं बी। और ये जो सेंटर पॉइंट है इस चीज का जो नाम है दोस्तों वो है सी। ठीक है, इस प्रकार से आपको डायग्राम दिया हुआ है एग्जाम में, लेकिन इसके साथ में कुछ लिखा भी रहेगा। तो वो क्या दिया रहेगा समझ लो, कि आपको पूछा है इसमें कि इसमें जो रेडियस है, ठीक है ना, एक तो सर्कल है उसका सेंटर सी है और आपका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो रेडियस मतलब क्या होगा? ये ए से लेके सी तक का जो ये होगा ये आपका रेडियस होगा, 6 सेंटीमीटर का देके रखा है। रेडियस मतलब वही होता है ना, तो ये आपका क्या होगा? 6 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर देके रखा है इसमें। ठीक है, और हमें बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे हुए हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन ये पूछा है दोस्तों कि इसमें जो है ना एंगल CAB का वैल्यू निकालो। एंगल CAB जो है इसका जो वैल्यू है वो निकालो। ठीक है, निकाल सकते हैं आप। सेकंड क्वेश्चन देखो, मैं पहले क्वेश्चन लिखा दे रहा हूं फिर हम लोग पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे। इसमें दूसरा क्वेश्चन जो है पूछा है इस प्रकार से। ठीक है, मैं क्या करता हूं दोस्तों, ये क्वेश्चंस को यहां पे लिखता हूं क्योंकि ये स्पेस हम लोग को फिर काम आ जाएगा हम लोग को लिखने में। ठीक है, पहले मैं इसको 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, यहां पे जो लिख रहा हूं ना मैं, इसको मैं यहां पे लिखता हूं, आपको दिखेगा, टेंशन मतलब मैं थोड़ा साइड हट के लिखूंगा ना तो आपको अच्छे से क्लीन दिखेगा। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा है दोस्तों कि एंगल CAB जो है इसका वैल्यू निकालो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछा है आपको इसी में, क्या पूछा है कि इसमें जो पॉइंट C का डिस्टेंस है लाइन AB से, मतलब AB का जो लाइन है उसका जो पॉइंट C से डिस्टेंस है, पॉइंट C का डिस्टेंस फ्रॉम
लाइन ए बी, इसका वैल्यू निकाल के दिखाओ। निकाल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लेने दो, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा है कि इसमें जो डिस्टेंस ए बी है, डिस्टेंस ए बी जो है वो 6 दिया हुआ है। ठीक है ना, डिस्टेंस ए बी जो है 6 दिया हुआ है, तो हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बी सी। डिस्टेंस बी सी जो है वो फाइंड करके दिखाओ, डिस्टेंस बी सी फाइंड करके दिखाओ। और चौथा एक और क्वेश्चन इसमें पूछा है दोस्तों कि इसमें जो एंगल ए बी सी है ना, इसका वैल्यू निकाल के दिखाओ। ठीक है, जैसे ये हमें पहला पूछा था वैसे एबीसी का निकाल के पूछाओ, दिखाओ। अब कैसे सॉल्व करोगे इसको? तो सबसे पहले आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया क्या है, पूछा क्या है। पहले तो आपके मन में ये सवाल आना चाहिए। तो देखो अगर ध्यान से कि यहां पे आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक सर्कल दिया हुआ है और उसमें एक टेंजेंट दिया हुआ है जिसमें ए सी आपका रेडियस है। तो आपने AC को कनेक्ट जिस प्रकार से किया है, तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो C का पॉइंट है, यहां से आप B को अगर कनेक्ट कर दोगे तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से कनेक्ट कर देता हूं इस प्रकार से। तो आपने क्या कर लिया, एक कंस्ट्रक्शन कर लिया कि आपने C पॉइंट को भी B पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, सो दैट ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है आपको, दिख रहा है आपको। अब यहां पे आपको पूछा है कि एंगल CAB निकाल के दिखाओ। अब CAB एंगल मतलब कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। तो आपने एक चीज इसके पहले टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम में ही पढ़ा, क्या पढ़ा दोस्तों, कि कभी भी कोई टेंजेंट जब कोई सर्कल को टच करके जाता है और वहीं से आपका एक रेडियस अगर उस पॉइंट को टच करता है, तो वहां पे जो एंगल बनता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो सेगमेंट AC जो है आपका, ये जो सेगमेंट AC जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर है। किससे, ये जो टेंजेंट AB है, ये जो टेंजेंट AB है उससे क्या है, वो परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये जो मेरा एंगल बनेगा जिसका नाम है एंगल CAB, यानी कि जो एंगल CAB जो बनेगा वो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा पहला आंसर कितना आसानी से निकल गया कि एंगल CAB क्या होगा, ये जो एंगल बन रहा है ये वाला CAB जो एंगल है क्या 90 डिग्री, क्यों, परपेंडिकुलर है ना भाई। ये तो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ा टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम का, समझ में आया क्यों पढ़ा हमने प्रॉपर्टी का थ्योरम। ठीक है, अब दूसरे का आंसर क्या हो सकता है, दूसरा क्या पूछा है, पॉइंट C का डिस्टेंस निकालो लाइन AB से। तो ये रहा आपका लाइन AB, उससे पॉइंट C का डिस्टेंस कितना है, तो AB लाइन से, ये लाइन पूरा AB है, मतलब यहां से ये लाइन है ना, यहां से लाइन शुरुआत हो रहा है, तो यहां से C का डिस्टेंस कितना है, दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना है 6, यानी रेडियस वही है ना। तो कितना आसानी से इसका डिस्टेंस हमें मिल गया कि हमारा पॉइंट C का डिस्टेंस जो है, ठीक है ना, फ्रॉम लाइन AB से कितना रहेगा, 6 सेंटीमीटर, जो कि रेडियस के बराबर रहेगा। समझ में आ गया कितना सिंपल है। तीसरा समझ लो, आपको कोई क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है कि इसमें जो पूछा है डिस्टेंस AB जो है 6 सेंटीमीटर, मतलब ये जो AB है ये भी 6 सेंटीमीटर ऐसा बोल के रखा हुआ है, दिया है। ठीक है, और हमें BC फाइंड करना है। तो सबसे पहले बात बताओ यार दोस्तों कि AC भी 6 दिया है और AB भी 6 दिया है, हमें क्या निकालना है, BC। तो BC किधर है, ये है, यहां से लेके ये वाला पार्ट, यानी ये वाला पार्ट। तो आपको एक चीज दिख रहा है, अगर ये ट्राइंगल को हम लोग कंसीडर करेंगे जिसमें ये एंगल 90 डिग्री बनता हुआ नजर आ रहा है, तो वो ट्राइंगल क्या नाम है, इन ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं मैं एक ट्राइंगल जिसका नाम है दोस्तों CAB। क्या नाम है वो ट्राइंगल का, CAB। ठीक है, कैब। ठीक है, तो ट्राइंगल CAB जो है, इसमें जो मेरा एंगल A जो है ना दोस्तों, ये है 90 डिग्री। तो मुझे बताओ दोस्तों कि कोई भी ट्राइंगल में जब एक एंगल 90 डिग्री होता है तो क्या हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, तो हम लोग लगा देंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द साइड स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है। तो हाइपोटेनियस मतलब 90 के अपोजिट वाला साइड, मतलब BC। तो BC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB, AC का स्क्वायर, देखो ये BC है ना, ये आपका दिख रहा है आपको, ये वाला जो पार्ट है दिख रहा है, ये जो BC जो है आपका, ये जो BC का स्क्वायर जो है, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस ये वाला पार्ट AB का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू डाल दो, दोनों का वैल्यू ही 6 है, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, मतलब BC स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36, सॉरी माफ करना 36 प्लस 36, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 36 72। तो ये BC का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 72, और 72 का कोई स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 36 रूट 2। ठीक है, तो आपका BC का वैल्यू आ गया 6 रूट 2, ये आपका BC का आंसर आ गया। तो आपने कितना आसानी से निकाल लिया कि BC का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस होगा वो 6 रूट 2 होगा। समझ में आ गया। अब चौथा क्वेश्चन पूछा है कि एंगल ABC निकाल के दिखाओ। एंगल ABC मतलब ये वाला एंगल ABC, मतलब ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल कैसे निकालोगे, मुझे एक बात बताओ, आपको सिर्फ इतना पता ये एंगल 90 डिग्री है, लेकिन आप एक चीज जानते हो कि इसमें ये जो साइड है और ये जो साइड है वो सेम है।
तो जब ऐसा होता है इसका मतलब ये जो ट्राइंगल होगा वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब ये जो एंगल जितना होगा ये भी एंगल उतना ही होगा। तो समझ लो मैंने मान लिया x होगा, ठीक है। तो ये एंगल x होगा, ये एंगल x होगा, मतलब दो एंगल x हो गया, x प्लस x, मतलब ये वाला एंगल x, ये वाला एंगल x और प्लस ये वाला एंगल जो कि है 90 डिग्री। तीनों को मिलाएंगे तो 180 डिग्री, बिकॉज वी नो दैट द सम ऑफ द ऑल एंगल इन एनी ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो एक एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, दूसरा एंगल मुझे पता नहीं था तो मैंने x मान लिया, लेकिन ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्यों आइसोसेलेस ट्राइंगल है? क्योंकि दो साइड सेम है इसके अंदर। समझ में आ रहा है? इसीलिए दो एंगल भी सेम होंगे। तो ये x प्लस x हो गया 2x इज इक्वल टू 90, उधर जाएगा तो 180 माइनस 90 हो गया, और 2x विल बी इक्वल टू 90। तो x का वैल्यू हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। कितना आसानी से आपने आंसर निकाल दिया कि एंगल ABC का वैल्यू जो आएगा वो 45 डिग्री आएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। देखो कितना सिंपल एग्जांपल होता है, लेकिन बस वही जो लोग हैं ना दोस्तों वो थोड़ा सा क्रिटिकल तरीके से समझाते हैं, शायद आपको समझ में नहीं आता, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि कितना सिंपल रखे, साधारण रखे और स्वीट एग्जाम्पल रखे। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये हो गया हमारा एक टॉपिक खत्म यहाँ पे, ठीक है। और उसी के बेस पे हमने दो एग्जांपल भी बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करा दिया, ठीक है। अब यहां पे आपको मैं एक चीज बता दूं कि जितने भी टाइप्स हमने पढ़े टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम का, इसके पहले भी एक एग्जांपल देखा, ये भी एग्जांपल दिखा। अब इसी के बेस पे दोस्तों पूरा का पूरा हमारा जो है ना दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट जो है, एक पूरा का पूरा जो है एक प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1, यही चैप्टर में पहला जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1, ये पूरे इसी टॉपिक के ऊपर बेस है, पूरे टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम और इसी के प्रॉपर्टी के ऊपर बेस है, जो कि ऑलरेडी हमने ये प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व करवाया हुआ है हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस में। तो अगर आप देखना चाहते हो प्रैक्टिस सेट 3.1, हर एक एग्जांपल मैंने सॉल्व कराया हुआ है, हमारे रेगुलर लेक्चर्स में चले जाओ, प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, वहां से जाके ढूंढ लो अच्छे से। 5 सेकंड का 10 सेकंड का टाइम लगेगा ढूंढने में, देख लो। और बाकी लोग ने उम्मीद करता हूं कि पहले से शायद देखा होगा अच्छे से, तो आपको ये चीज पता होगा, ठीक है। तो यहां पे मैं साइड हटता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी मैं इसको मिटाने जा रहा हूं और हम जाएंगे अभी हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर और देखते हैं इस चैप्टर में और कौन सा टॉपिक जो है बचा हुआ है। क्लियर है? फटाफट से चलो, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, अब मैं इसको मिटा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा पहला टॉपिक, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम जो है यहां पे कंप्लीट। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, सेकंड टॉपिक पे जाएंगे एंड देखते हैं कि कौन सा टाइप का टॉपिक जो है इस चैप्टर में बचा हुआ है, ठीक है। ध्यान से देख लेना। तो नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, और ये शायद आपने इसके पहले देखा भी होगा अगर आपने हमारे रेगुलर लेक्चर्स वीडियो देखे होंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे साथ पहले से एक डेढ़ साल से कनेक्टेड है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है हमारे साथ ऐसे स्टूडेंट्स कुछ कनेक्टेड है, तो काफ़ी फीलिंग अच्छा आता है ना, गुड फीलिंग। तो वैसे एक टॉपिक है दोस्तों यहाँ पे जिसका नाम है टॉपिक नंबर 2, जिसको हम लोग बोलते हैं टचिंग सर्कल्स। टचिंग सर्कल्स। अब यहां पे टचिंग सर्कल्स मतलब क्या होता है, दो टाइप के सर्कल जो है टच करते हैं आपस में दो टाइप के जो सर्कल है वो टच करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि समझ लो एक सर्कल है आपका ये वाला, ठीक है। अब ऐसे ही एक सर्कल आपको टच करेगा, तो एक सर्कल टच करता है एक्सटर्नली, ये दोनों आपस में जो सर्कल टकरा रहे हैं ये दोनों आपस में बाहर से टकरा रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। क्या बोलेंगे दोस्तों? एक्सटर्नली टचिंग सर्कल, ठीक है। और एक सर्कल ऐसा होगा कि समझ लो ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, ये आपका सर्कल है, थोड़ा टेढ़ा हो गया कोई बात नहीं, ये आपका सर्कल है। अब समझ लो इसी के अंदर आपका एक और सर्कल जो है इस प्रकार से अंदर की तरफ से टकरा रहा है, ये सर्कल बाहर से टकरा रहे हैं, एक सर्कल पहले से ही था उसके अंदर से एक सर्कल आपस में टकरा रहा है। टकराने का पॉइंट कहां पे है, समझ लो ये यहां पे टकरा रहा है और ये यहां पे टकरा रहा है। बाहर से टकराएगा तो इस प्रकार से दोनों का टच होगा, और अंदर से टकराएगा तो एक पॉइंट ऐसा होगा। अब इस सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होगा, समझ लो इस सर्कल का भी सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है। हाँ, एक और चीज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनली टचिंग सर्कल। जैसे ये क्या था, बाहर से टच करने वाला सर्कल मतलब एक्सटर्नली टचिंग सर्कल था, वैसे ये अंदर की तरफ से टच करने वाला मतलब इंटरनली टचिंग सर्कल। यहां पे भी दो सेंटर पॉइंट है, तो इसका मतलब एक सेंटर पॉइंट इसका यहां पे होगा, समझ लो ये पूरे वाले सर्कल का, बड़े वाले सर्कल का यहां पे कहीं पे होगा, और ये छोटे वाले का यहां पे कहीं पे होगा। तो आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा यहां पे कि एक थ्योरम होता है, थ्योरम ऑफ द टचिंग सर्कल्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। तो थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स में ऐसे दो टचिंग सर्कल्स होते हैं, एक तो एक बाहर से टच हो रहा है मतलब एक्सटर्नली टचिंग हो रहा है, और एक इंटरनली होता है मतलब इसको इंटरनली टचिंग सर्कल बोलते हैं। अब यहां पे क्या होता है कि एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी
जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है टचिंग सर्कल का, वो नॉर्मली सेंटर के ही लाइन में आता है। समझ लो ये आपका सेंटर का लाइन था, तो यहां पे ये आपका, सॉरी ये आपका सेंटर है, तो यहां से अगर मैं एक लाइन खींचने की कोशिश करूंगा तो जहां पे भी वो टच हो रहा है ना, जहां पे भी वो टच हो रहा है तो उसका जो लाइन होगा वो सेम होगा। जैसे कि दिख रहा है, इसका नाम ए रख देता हूं, इसका नाम मैं बी रख देता हूं, तो कहां पे टच हो रहा है, सी पे टच हो रहा है, तो ये पूरे एक ही लाइन में आ रहे हैं। और हमेशा याद रखना कि अगर आपको कोई पूछता है जब दो सर्कल एक्सटर्नली टच होते हैं और आपको पूछेगा कि दोनों सर्कल के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालो, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यानी कि एक सर्कल का सेंटर से दूसरे सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस निकालो, तो हम क्या करेंगे, दोनों का रेडियस को प्लस कर देंगे। मतलब इसका अगर मुझे निकालना है तो इसको मैं प्लस कर दूंगा, AC प्लस CB कर दूंगा, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें मुझे दोनों रेडियस को प्लस करना है। ठीक है, दोनों रेडियस जो होंगे उसको मैं सिंपली क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा, जब सर्कल बाहर से एक्सटर्नली तरीके से टच हो रहा होगा तब। दिमाग में डाल लो ये सब चीज, ऑलरेडी बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है रेगुलर लेक्चर्स में। जब सर्कल बाहर से टच हो रहा है, एक ही लाइन में आएंगे और उसके रेडियस को आपस में प्लस कर दोगे तो उसका और उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन इंटरनली में ऐसा नहीं होता है। इंटरनली में क्या होगा कि भले ही वो एक लाइन में आ रहे हैं, लेकिन आपको अगर समझ लो ये ए पॉइंट है, ठीक है ना, ये एक इसका है बड़े वाले सर्कल का सेंटर, बी क्या है, छोटे वाले सर्कल का सेंटर, और ये सी क्या है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे वो टच हो रहे हैं। अब यहां पे आपको निकालना है कि एक सर्कल के सेंटर का और दूसरे सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस कितना है। तो आप कैसे निकालोगे, यहां पे आपको दोनों जो रेडियस रहेंगे, ठीक है ना, पहला रेडियस क्या है, AC, बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या है, AC है पूरा, उसको माइनस करना पड़ेगा छोटे वाले सर्कल के रेडियस से। छोटा वाला सर्कल का रेडियस क्या है, यहां पे छोटा वाला सर्कल ये रहा, तो उसका जो रेडियस है वो है दोस्तों BC। तो AC माइनस BC करोगे तो आपको मिल जाएगा, यानी कि आपको रेडियस को यहां पे सब्सट्रैक्ट करना है। यानी कि एक चीज सिंपल तरीके से बोलूं तो अगर आपको एक्सटर्नली टचिंग सर्कल है तो दोनों रेडियस को आपको प्लस करना है, और इंटरनली टचिंग सर्कल है तो दोनों रेडियस को माइनस करना है एक दूसरे। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी के बेस पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, एग्जांपल करवा देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार से इस टॉपिक के ऊपर एग्जांपल पूछे जाते हैं। ठीक है, ले लूं, बहुत बेहतरीन और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट, इसको मैं रफ कर लेता हूं। मजा आ रहा है दोस्तों, क्लियर है, रफ कर रहा हूं क्योंकि अब मैं कराऊंगा आपको एक हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल जो आपको इस प्रकार से एग्जाम में पूछे जा सकता है। ओके, ये हो गया बोर्ड क्लीन। अब समझ लो कि एग्जाम्पल आपको किस प्रकार पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लेना। समझ लो कि आपका एक क्वेश्चन पूछा है कि दो सर्कल है जिसके रेडियस हमें दिए हुए हैं, ठीक है ना, और यहां पे बोला कि दोनों सर्कल एक दूसरे को जो है वो क्या कर रहा है दोस्तों, क्या कर रहा है, इंटरनली टच कर रहा है। तो समझ लो मेरा एक सर्कल ये रहा, उसके अंदर मेरा एक और सर्कल रहेगा इस प्रकार से। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मुझे देख के बता दो, क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। तो बड़ा वाला जो सर्कल है इसका जो रेडियस है, ठीक है ना, बड़ा वाला, उसका जो रेडियस है, ऐसा लिखता हूं मैं, बड़ा वाला सर्कल का रेडियस के लिए कैपिटल R लिखता हूं, तो बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो दिया हुआ है 4.8। ठीक है ना, दो सर्कल में से बड़े वाले सर्कल का है 4.8, छोटा वाला जो सर्कल है उसका रेडियस जो है, मतलब ये वाले सर्कल का जो रेडियस है, ठीक है, उसका हमें दिया हुआ है कम 3.5। मतलब डायग्राम से भी समझने की कोशिश करो कि एक पूरा बड़ा सर्कल है, तो बड़ा सर्कल का रेडियस मतलब यहां से लेके पूरा यहां तक ये उसका रेडियस है, कितना है, 4.8। ठीक है, अब छोटा वाला सर्कल का रेडियस कहां से कहां तक होगा, यहां से लेके सिर्फ यहां तक होगा, यहां से यहां तक। ठीक है, तो उसका रेडियस 3.5 दिया हुआ है, और हमें पूछा है कि पता लगाओ कि ये दोनों के सेंटर का डिफरेंस, मतलब ये इसका सेंटर हो गया बड़े वाले सर्कल का, और ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर ये, तो यहां से यहां तक का डिफरेंस, मतलब समझ लो अगर मैं नाम देने की कोशिश करूं, ये इसका नाम मैं A रखता हूं, इसका नाम मैं B रखता हूं, इसका नाम मैं C रखता हूं। ठीक है, तो ये लोग एक्सटर्नली जो है, इंटरनली जो है टच कर रहे हैं, कहां पे कर रहे हैं, C पॉइंट में कर रहे हैं। ठीक है, C पॉइंट में कर रहे हैं, लेकिन हमें एक्चुअल निकालना है दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब AB निकालना है हमें। अब सिंपल सी बात बोलूं तो ये AB वगैरह भूल जाओ। हम लोग को एक कंसेप्ट अभी मैंने क्या बताया कि कभी भी सर्कल इंटरनली टच करता है तो हमें अगर पूछा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालो, तो हम क्या करते हैं, दोनों रेडियस को आपस में माइनस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4.8 माइनस 3.5 कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4.8 में से 3.5 माइनस करो दोस्तों, कितना आ जाएगा, 1.3 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1.3 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर है। बस और कुछ करना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखना है। कैसे लिखोगे नॉर्मली, कि बड़े वाले सर्कल का रेडियस इतना है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस इतना है, बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है उसका नाम आपने रखा है AC, तो ये हो गया AC,
छोटे वाले सर्कल का आपने नाम रखा है आर, और ये यहां से बीसी है, तो ये बीसी है। तो आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था ए बी। तो ए बी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए सी माइनस बी सी करना पड़ेगा। बस इस प्रकार से लिखना है। ए सी कितना था दोस्तों, ठीक है, ए सी कितना था, ए सी आपका है 4.8, तो 4.8 माइनस बी सी कितना है 3.5, माइनस कर दिया तो यहां से ए बी मिल जाएगा जो कि आएगा 1.3 सेंटीमीटर। मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ दिस टू सर्कल्स इज 1.3 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये एग्जाम्पल समझ में आ गया। 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ये तो हो गया इंटरनली वाला एग्जाम्पल, अंदर वाला एग्जाम्पल, यानी कि 2 सर्कल अंदर की तरफ से टच कर रहे हैं। लेकिन वही अगर सर्कल बाहर से टच किए तो उसका भी एक एग्जाम्पल मैं सॉल्व करवा देता हूं। और इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बाजू हट रहा हूं, ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट। चलो मिटा लो। चलो अभी एक और एग्जांपल इसी के ऊपर करा देता हूं, जो कि 2 सर्कल आपस में बाहर से टच होंगे तो कैसा दिखेगा। ठीक है, समझ लो, समझ लो कि आपको क्वेश्चन पूछा है 2 सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली, और ये आपको बोला रहेगा, हाँ एग्जाम में ये आपको क्वेश्चन में बोला रहेगा कि 2 सर्कल अंदर से टच हो रहे हैं कि बाहर से टच हो रहे हैं। तो समझ लो यहां पे वो अंदर बाहर से टच हो रहे हैं, यहां पे टच हुए। ये बड़ा वाला जो सर्कल है इसका सेंटर पॉइंट ये है, छोटे वाले सर्कल का ये सेंटर पॉइंट है। अब नाम आपको देना है तो दे दो ए, ठीक है, इसका मैं बी रखता हूं और ये बीच वाले पॉइंट का सी नाम रखता हूं। ठीक है, ये एक ही लाइन में होंगे तो इस प्रकार से लाइन खींच दो। अब आपने डिसाइड किया कि जो बड़ा वाला सर्कल है उसका जो रेडियस है, बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो है बिग सर्कल, बिग रेडियस, बी रेडियस लिख रहा हूं। बिग रेडियस का जो वैल्यू है वो है ए सी होगा ना ये, ठीक है, ठीक है। अब छोटे वाले सर्कल का, हाँ क्वेश्चन में दिया भी होगा रेडियस, तो वो भी देख लेते हैं कितना दिया है। तो क्वेश्चन में समझ लो 2 सर्कल के रेडियस दिए हुए हैं, बड़े वाले का रेडियस दिया हुआ है, एसी का दिया हुआ है समझ लो 5.5 सेंटीमीटर, और जो छोटा वाला रेडियस है स्मॉल रेडियस, तो स्मॉल रेडियस दिया हुआ है, स्मॉल सर्कल का रेडियस हमने क्या माना है, स्मॉल सर्कल के रेडियस को बीसी माना है, ठीक है ना। तो बीसी कितना है समझ लो, ये दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें पूछा है फाइंड करो इन दोनों के सेंटर का डिस्टेंस। बड़े वाले सर्कल का सेंटर ये है ए, छोटे वाले सर्कल का सेंटर का डिस्टेंस है बी। तो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस निकालना है, मतलब ए बी का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे, तो हमें एक चीज पता है कि जब कोई भी सर्कल आपस में बाहर से टच होते हैं दोनों के रेडियस को प्लस करना होता है, यानी कि ए बी का जो वैल्यू आएगा वो ए सी और बी सी को प्लस करके आएगा। तो ए सी प्लस बी सी क्या है, ए सी का वैल्यू 5.5 प्लस 4.2 आ गया आपका आंसर 9 पॉइंट, कितना आएगा 9.7। कितना सिंपल से आ गया 9.7 सेंटीमीटर। कितना क्लियर है, कितना सिंपल है, आप ही बताओ दोस्तों, है कि नहीं। ठीक है, अब दोस्तों इसी टॉपिक के ऊपर जो टॉपिक्स आपने देखा, इंटरनली देखा, एक्सटर्नली देखा, जो टॉपिक्स हमने एक्सप्लेन किया, इसी ओवरऑल टॉपिक के बेस पे हमारा एक और प्रैक्टिस सेट जिसका नाम है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2, ये पूरा का पूरा बेस है। और यही प्रैक्टिस सेट 3.2 जो इस टॉपिक के ऊपर बेस है वो हमने ऑलरेडी पूरा का पूरा सॉल्व करवाया हुआ है हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस में। तो आप जाके वहां से ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 के एग्जांपल्स को देख सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो जाइए अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए ये टॉपिक, और ये प्रैक्टिस सेट 3.2 यहां पे होता है समाप्त। अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और देखते हैं किस प्रकार से और भी बेहतरीन एग्जाम्पल्स और टॉपिक्स इस चैप्टर में बचे हुए हैं। ठीक है, ध्यान से देखते रहना आप लोग। इसको मैं अभी रफ कर रहा हूं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, क्लियर है। अब मैं चलो इसको रफ कर लेता हूं। ये हो गया दूसरा टॉपिक यहां पे खत्म। समझ में आ रहा है दोस्तों, है कि नहीं। कमेंट करके बताते रहना आप लोग को कैसा लग रहा है, लाइक करते रहना अगर वीडियो पसंद आए। ठीक है ना, बहुत मेहनत लगती है वन शॉट में, कंटिन्यूअस विदाउट एनी ब्रेक। चलिए एग्जाम्पल नंबर, सॉरी माफ कीजिएगा क्या बोल रहा था मैं, हमारा टॉपिक नंबर 3। ठीक है, टॉपिक नंबर 3 देखते हैं किस प्रकार के एग्जाम्पल्स है इसके अंदर और किस प्रकार के टॉपिक्स है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है दोस्तों आर्क ऑफ ए सर्कल। अब ये क्या होता है भाई आर्क, तो आर्क ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं कि सर्कल क्या होता है। दिस इज द सर्कल, बड़ा सा सर्कल है, इसका क्या होगा एक मिड पॉइंट होगा। अब ये सर्कल के अंदर बहुत सारे आर्क होते हैं। अब आर्क का मतलब क्या होता है ये आपको थोड़ा बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स सपोज कि यहां पे एक सीकेंट मैंने ड्रॉ किया है। सीकेंट का मतलब जैसे कॉर्ड होता है ना, कॉर्ड मतलब इतना ही होता है, सिर्फ यहां से लेके अगर यहां तक होता तो इसको कॉर्ड बोलते हैं। ये पूरा लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग सीकेंट बोलते हैं। तो समझ लो इसका नाम मैं रख देता हूं ए, इसका नाम मैं रख देता हूं बी, और ये पूरे सीकेंट का नाम है के। ठीक है ना। अब यहां पे आपको ये सीकेंट दिख रहा है, यहां पे एक पॉइंट है एक्स नाम का और यहां पे एक पॉइंट है वाई नाम का। समझ में आ रहा है। तो यहां पे आपको 2 आर्क नजर आ रहे हैं। आर्क इज नथिंग बट द टुकड़ा। जैसे हम लोग चूड़ी लेते हैं ना, चूड़ी को क्या बोलते हैं मराठी में, बांगडी म्हणतात मराठीमध्ये, आणि इंग्लिश में उसको बैंगल बोलते हैं। चूड़ी पता है ना, हमारी मम्मी लोग चूड़ियां पहनती है, चूड़ी होती है, उसको तोड़ दो,
एक चूड़ी मांग लो मम्मी से, कोई एक्स्ट्रा होगा, ऐसा तोड़ के लोगे तो मम्मी बहुत डांटेगी, ठीक है ना। तो मम्मी से पूछ के लो, एक चूड़ी ले लो और उसको तोड़ दो, समझ लो, टूटेगा तो कैसे बिखर जाएगा, ये इतना टुकड़ा, इतना टुकड़ा, इतना टुकड़ा, इतना टुकड़ा, ऐसे टुकड़े में बिखर जाएगा। तो वो जो टुकड़ा दिख रहा है ना आपको, ये एक टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा, लेकिन इसको अगर पूरा जोड़ दूंगा तो ये सर्कल बन जाएगा। तो ये जो टुकड़े हैं ना, उसी को हम लोग आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क। तो समझ लो यहां पे आर्क कौन से होंगे। जनरली मेन दो टाइप के आर्क होते हैं दोस्तों, एक होता है मेजर आर्क और दूसरा होता है दोस्तों माइनर आर्क। समझ में आ रहा है? जनरली अकॉर्डिंगली अगर बात किया जाए तो दो टाइप के आर्क होते हैं, एक मेजर मतलब बड़ा वाला आर्क होता है, एक छोटा वाला आर्क माइनर आर्क होता है। तो इसमें बड़ा वाला आर्क नजर आ रहा है आपको, ये ए से अगर आप काउंट करो तो ए से लेके ये पूरा यहां से गया वाई तक, और वाई से लेके यहां तक आया बी तक, मतलब आपका ए वाई बी। ये जो ए वाई बी जो दिख रहा है ये आपका क्या है? मेजर आर्क है। और वही आपका यहां से ए से आया एक्स, एक्स से आया बी, तो आपका जो ए एक्स बी जो होगा ये होगा छोटा वाला आर्क, माइनर आर्क। देख के भी बता सकते हो, और दूसरा अगर देख के समझ में नहीं आ रहा है तो एंगल्स होते हैं, ठीक है ना। तो एंगल से पता चल जाएगा, और वो एंगल कैसे निकालते हैं मैं आपको बताऊंगा। इतना समझ में आ गया फिलहाल में आर्क ऑफ ए सर्कल का टॉपिक क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब समझ लो आपका इसी के अंदर एक मैं डायग्राम वापस से बनाता हूं, वेट, ठीक है, कहां गया? इसी के अंदर लेट्स सपोज कि इफ आई एम ड्रॉइंग अ सर्कल हियर, ठीक है, यहां पे एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अब सेंटर पॉइंट में यहां पे आपको एक चीज नजर आएगा कि अगर मैं यहां से आपको एक इस प्रकार से और इस प्रकार से ये आपको ड्रॉ करूंगा, ठीक है, और इसका नाम मैं रख दूंगा ए पॉइंट, इसका नाम मैं रख दूंगा बी पॉइंट, इसका नाम मैं यहां पे एक पॉइंट लेके वाई रख देता हूं, यहां पे एक पॉइंट लेके एक्स रख देता हूं। तो अगेन यहां पे आप बोलोगे कि सर मेजर आर्क क्या है, पूरे के पूरे का मेजर आर्क क्या है? यहां पे दिख रहा होगा ना आपको, मेजर आर्क क्या होगा? यहां से ए से लेके ये पूरा वाई से लेके बी, यानी कि ए वाई बी, ये मेरा क्या है? मेजर आर्क है। वही माइनर आर्क मेरा ए एक्स बी, माइनर आर्क जो है यहां पे वो क्या है? ए एक्स बी। आप बोलोगे सर वापस से क्यों बता रहा हूं? वापस से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब यहां पे मैं एंगल निकालने वाला हूं। तो समझ लो आपका ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है वो आपका थीटा होता है। नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं? थीटा। एंगल का मतलब थीटा होता है, लेकिन वो थीटा का एंगल समझ लो यहां पे दिया हुआ है। तो लेट्स सपोज इट इज गिवन हियर 70 डिग्री, 70 डिग्री दिया है। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि कोई भी आर्क का वैल्यू निकालने के लिए उसके सामने जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनता है वही उसका वैल्यू होता है। तो यहां पे समझ लो कि माइनर आर्क जो होगा, या फिर जो भी है, माइनर मत बोलो उसको, आर्क जो भी है, क्या नाम है इसका आर्क का? ए एक्स बी। तो ये जो आर्क है ना ए एक्स बी, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही आर्क के सामने ए एक्स बी के सामने जो एंगल दिख रहा है आपको बनता हुआ वो 70 डिग्री दिख रहा है, और इसीलिए ये इसका वैल्यू 70 आया। मतलब इससे क्या पता चला कि जो भी एंगल सबटेंड हो रहा है, जो भी एंगल उसके सामने आपको दिख रहा है, वही एंगल क्या होता है? उस आर्क का वैल्यू होता है। तो आप बोलोगे कि सर इसका एंगल तो आपने निकाल लिया, इसका वैल्यू तो आपने निकाल लिया माइनर आर्क का, लेकिन व्हाट अबाउट दिस, मतलब ये जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक है ना, ये तो आपने ये वाला एंगल निकाल दिया, लेकिन ये जो बचा हुआ पार्ट है, इतना पार्ट, इसका एंगल क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, वी नो ऑल द एंगल इन ए सर्कल इज 360 डिग्री। तो 360 टोटल होता है, जिसमें से हमें इतना पता है, कितना है? 70 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बचुआ? 290 डिग्री। ठीक है बचुआ, कितना आ जाएगा? 290 डिग्री। मतलब आप लोग को यह आ गया 290 डिग्री। क्लियर है? समझ ला? क्लियर आया था? ठीक है, तो 290 डिग्री आपका ये एंगल आया। मतलब किसका एंगल आया दोस्तों? ये इतने का एंगल 290 डिग्री आया। इसका मतलब क्या आया कि ये एंगल 290 डिग्री है, तो उसके सामने जो आर्क है वो क्या है? ए वाई बी। तो ए वाई बी का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 290 डिग्री। समझ में आ गया? क्लियर है आर्क का फंडा? ठीक है, इसी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग सॉल्व भी करवाएंगे आप लोगों को। ठीक है, समझ लो, एक दो एग्जांपल मैं करवा देता हूं, बाकी एग्जांपल प्रैक्टिस सेट में है, वो सब देख लेना हमारे रेगुलर वीडियोस में। ठीक है, चलो एक एग्जांपल मैं सॉल्व करवाता हूं आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स सपोज कि आपको एक डायग्राम आपको एग्जाम में दिया हुआ है। ठीक है ना, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये एक एग्जांपल समझ लो, बेसिक तरीके से समझा दिया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा मिटा रहा हूं। ठीक है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहोगे तो ले लो वैसे। ठीक है ना, वैसे आपको समझ में तो आ गया होगा, लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन लिख लो क्योंकि अच्छा रहेगा लिखना। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा के ना आपको मैं एक एग्जाम्पल में करवाता हूं। चलो इसको मैं रफ कर रहा हूं, ध्यान से देखते रहना आप लोग। ध्यान से देखते रहना। ठीक है, चले अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक सर्कल कंसीडर करते हैं। समझ लो एक क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है इस प्रकार से कि दिस इज द सर्कल गिवन हियर। एक सर्कल है जिसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इसका एक सेंटर पॉइंट है जिसका नाम है दोस्तों ओ।
एक सेंटर पॉइंट है जिसका नाम O है। अब यहां पे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, यानी कि जो सर्कल के ऊपर पॉइंट्स होते हैं जिससे हम लोग मेजर आर्क माइनर आर्क पता करते हैं, तो वो दिए हुए, समझ लो ये A पॉइंट यहां पे है, ये एक B पॉइंट यहां पे है, और उसी प्रकार यहां पे एक C पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन हमें क्या पूछा है यहां पे कि ABC एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर। ठीक है, तो हमें पूछा है कि राइट द नेम ऑफ आर्क। इसमें कौन कौन से आर्क है, नेम ऑफ आर्क हम लोग को वो लिखना है, राइट द नेम ऑफ आर्क लिख लेंगे, बहुत सिंपल है, ये पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इसी के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है हमें, जो कि पूछा है कि मेजरमेंट ऑफ आर्क BC जो है ना, उसका वैल्यू 110 डिग्री दिया हुआ है। यानी कि जो BC दिख रहा है आपको, BC, B से C, तो ये आर्क जो है BC, इसका वैल्यू हमें 110 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा चीज, एक और आर्क है यहां पे AB, कौन सा वाला पार्ट, ये A से लेके B तक का जो पार्ट है, इसका भी वैल्यू हमें दिया हुआ है। आर्क AB का जो वैल्यू है वो भी हमें दिया हुआ है, जो कि है दोस्तों 125 डिग्री। ठीक है ना, 125 डिग्री दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड करो रिमेनिंग आर्क। इसमें और भी तो आर्क है ना, फाइंड रिमेनिंग आर्क, रिमेनिंग आर्क का वैल्यू जो है वो निकालो, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे इसको आप लोग, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो ध्यान से, ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि कभी भी इस प्रकार का एग्जांपल अगर आपको एग्जाम में दिखे क्वेश्चन पेपर में, तो आप समझ जाओगे कि ये किस टाइप का टॉपिक है, कौन सा टॉपिक था, कौन से चैप्टर का, ये तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है थोड़ा सोचो। आपको पूछा है नाम लिखो आर्क का, तो बहुत सिंपल है, तो मेरा फेवरेट काम है ये, आर्क का नाम लिखना। तो सबसे पहले आर्क कौन सा है, एक तो ये लोग नहीं बोल दिया, एक तो ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है आर्क BC, तो एक नाम रख दिया आर्क BC। एक और नाम इन्होंने दे के रखा है आर्क AB, तो एक और नाम रख दो आर्क AB। ठीक है, वैसे ब्रैकेट बना दो, अच्छा लगता है। इसके अलावा और कौन से आर्क आपको दिख रहे, एक और आर्क है यहां पे AC, तो इसका भी नाम रख दो आर्क AC। अब बड़े बड़े वाले बनाने हैं तो ऐसा भी बना सकते हो, ये पूरा यहां से ले लो ABC, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो आर्क, ये पूरा ABC भी लिख सकते हो मेजर आर्क के तौर पे। जो आपको डार्क दिख रहा है ना, ये ABC पूरा एक ही साथ ले लिया। अब छोटा आर्क क्या बच गया, AC बच गया, तो ये तो लिखा हुआ है पहले से, इस प्रकार से आप ऐसा भी लिख सकते हो। ये AC और ये B भी ले सकते हो, तो ऐसा भी लिख सकते हो आर्क ACB, इस प्रकार से भी लिख सकते हो आर्क ACB। और ये जो बचा हुआ AB का पार्ट है वो तो आपने लिखा हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट इस प्रकार के इतने सारे आर्क जो है हमारे इस डायग्राम के अंदर प्रेजेंट है। ये हो गया पहले सिंपल से क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चले सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट है, लेकिन आप बोलोगे कि सर क्रिटिकल की तो सवाल ही नहीं उठता, आप इस प्रकार एक्सप्लेन कर रहे हो तो हमको सब चीज इजी जाएगा, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो जोक मारा मैंने, कोई बात नहीं, लेकिन सच में दोस्तों अगर आप ध्यान लगा के देखोगे तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आर्क BC 110 दिया है, वेयर इज आर्क BC, देखो पहली बात तो ये BC वाला पार्ट जो है 110 दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। BC वाला जो पार्क है, आर्क है, वो हमें क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों, कहां गया, BC वाला आर्क जो है ये 110 लिखा है, यहां पे लिख देता हूं मैं चुपके से 110। दूसरा AB वाला पार्ट जो है यहां पे ये दिया हुआ है 125 डिग्री। अब मुझे समझ लो ये पूरे आर्क का वैल्यू अगर निकालना है, क्योंकि आर्क रिमेनिंग आर्क पूछा है ना, तो समझ लो और कौन कौन से आर्क बचे हैं। एक बड़ा वाला आर्क बचा है, समझ लो ये आर्क ABC बचा है, इसका वैल्यू मुझे पता ही नहीं है। आर्क ABC बड़ा वाला आर्क है ना, मेजर आर्क, उसका वैल्यू पता नहीं है, तो मैं निकाल सकता हूं क्या, यस बिल्कुल निकाल सकते हो। अगर ये AB को BC के साथ प्लस कर दोगे तो आपको ABC मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, तो आप करोगे इसको आर्क AB प्लस आर्क BC, यानी कि आर्क AB का वैल्यू हमें दिया 125 डिग्री, इसको प्लस कर देना आपको आर्क BC के साथ जो कि दिया हुआ 110 डिग्री, तो आप डाल दो यहां पे और आप दोनों को प्लस मार दो तो कितना आ जाएगा 225 डिग्री। कितना सिंपल तरीके से आ गया आपका एक आर्क का वैल्यू। और कौन सा आर्क बच रहा है, ये AC का बच रहा है, AC कैसे निकालोगे, ये दिख रहा है ये A से लेके C का पार्ट जो है बचा हुआ है। तो आपने अभी अभी ABC निकाला और आप जानते हो कि पूरे सर्कल का 360 होता है, जानते हो ना, तो पूरे सर्कल का 360 होता है, इसको माइनस करोगे किसके साथ, अभी अभी जो निकाला ABC के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा, ये वाला पार्ट मिल जाएगा। पूरे में से ये ABC माइनस कर दोगे तो AC बचेगा ना, तो AC मिल जाएगा, यानी कि आर्क AC, इसका वैल्यू भी निकल जाएगा। तो 360 माइनस आर्क AB कर दो, 360 माइनस आर्क ABC अभी अभी निकाला आपने 225 इज इक्वल टू आर्क AC। समझ में आ रहा है दोस्तों, तो इसको माइनस कर दो, कितना बचेगा, देखो 360 में से 225 माइनस कर दो, 360 में से 225, ठीक है ना, सॉरी माफ करना, हाँ एक गड़बड़ कर दिया मैंने, क्या गड़बड़ कर दिया, वो चलो वो गड़बड़ की इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, आपको समझ में आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। गड़बड़ ये किया कि मैंने यहाँ पे प्लस दोनों को गड़बड़ कर दिया, 125 प्लस 100 नहीं है, ये 110 है ना,
ये 110 था, देखो मैंने 100 लिख दिया था, तो ये 235 आएगा, 235 आएगा। देखो ये मिस्टेक चलेगा अभी के लिए, क्यों? क्योंकि एग्जाम में तो आप बराबर प्लस करोगे, लेकिन मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक्सप्लेनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल नॉलेज की सॉल्व कैसे करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लिए, ठीक है। तो 235 से तो अब इसको माइनस कर लो, 360 में से 235 अगर माइनस होता है तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है दोस्तों 360 माइनस 235 इज इक्वल टू 125। मतलब आर्क AC का जो वैल्यू है वो आ गया 125 डिग्री। कितना आसानी से आपने ये वाले आर्क का वैल्यू निकाल लिया। एक आर्क यहां पे निकाल लिया, दूसरा आर्क यहां पे निकाल लिया, दो आर्क ऑलरेडी दिया हुआ था। अब सोचो और क्या बच रहा है यहां पे, और क्या बच रहा है यहां पे, और कुछ बच रहा है क्या? और कुछ बच रहा है क्या? देखो ACB निकाल सकते हो क्या? ACB, ये आर्क ACB भी है ना यहां पे, तो आर्क ACB भी निकाल लेता हूं मैं, आर्क ACB। तो ये आर्क ACB कैसे निकालोगे? अगर मैं AC को और CB को प्लस कर दूं, मतलब आर्क AC को और प्लस कर दूं आर्क CB के साथ या फिर BC के साथ, जो भी नाम है इसका, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो AC अभी आपने निकाला, कितना निकाला? 125, ठीक है। उसको मैं प्लस कर दूं CB के साथ, CB मतलब BC कितना है? 110, तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा, यानी कि 235 डिग्री। ABC और ACB दोनों ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, 235 ही आ रहा है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? क्लियर है? इस प्रकार से ऑलमोस्ट जितने भी आर्क है मैंने निकाल दिया, और भी कुछ बचे होगा तो वो आप लोग निकाल लेना। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा एक टॉपिक जो कि था आर्क के ऊपर बेस। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, और इसी टाइप के एग्जांपल्स आपको जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल करवा दूं। ये तो आपका आर्क का फंडा मैंने बताया। अब आर्क में भी एंगल भी होता है, जो मैंने इसके पहले आपको समझाया कि देखो एंगल भी बनते हैं, तो एंगल वाला भी एक एग्जांपल है, उसको मैं सॉल्व करवा देता हूं ताकि आपको आर्क के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको मैं स्क्रीनशॉट आप ले लो, मैं इसको थोड़ा सा रफ करूंगा क्योंकि एक और एग्जांपल इसी टॉपिक के ऊपर मैं करवाऊंगा। फटाफट से देख लो दोस्तों, ध्यान से ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब फटाफट से मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, इसको मैं रफ करता हूं। चलो आर्क ऑफ द सर्कल ही चल रहा है, ठीक है ना अभी, बस ये मैं रफ कर रहा हूं अभी फिलहाल में, क्योंकि अभी मैं एक और टॉपिक में कराने चाहता हूं, इस एग्जांपल कराना चाहता हूं। ध्यान से देखना दोस्तों, समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूं। क्लियर हो गया? अब आया टॉपिक। अभी इसको मैं रफ नहीं करूंगा क्योंकि यही टॉपिक चल रहा है हमारा, इसको मैंने थोड़ा सा गलती से रफ कर दिया, यही चल रहा है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल मैं करा रहा हूं। एग्जांपल इस प्रकार है, समझ लो आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। अब वो सर्कल का एक मिड पॉइंट होगा ऑब्वियसली, यहां पे एक सर्कल का सेंटर पॉइंट है, C पॉइंट समझ लो। यहां से बहुत सारे जो है ना वो आर्क बने हुए, ठीक है, लाइन्स बने हुए, ठीक है। अब इसका नाम मैं देना चाहूंगा, यहां पे समझ लो C दे देता हूं मैं इसका नाम मैं रख देता हूं D, ये वाले पॉइंट का नाम मैं E रख देता हूं, ये वाले पॉइंट का नाम मैं F रख देता हूं, यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं जिसका नाम मैं G रख देता हूं। ये आपका एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे एंगल ECF का वैल्यू हमें दिया हुआ है जो कि है 70 डिग्री। किधर है ECF बताओ? ये वाला एंगल कितना दिया है? 70 डिग्री, ठीक है। अब उसके अलावा हमें एक आर्क का वैल्यू दिया हुआ है, मेजरमेंट ऑफ आर्क का वैल्यू दिया है। कौन सा आर्क का वैल्यू दिया हुआ है? DGF का, यानी D, ये G और F, मतलब ये वाला जो आर्क है ना, इसका वैल्यू हमें ऑलरेडी दी के रखा है वो लोग ने क्वेश्चन में। आर्क DGF का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों? ये हमें दिया हुआ है 200 डिग्री। ये हमें 200 डिग्री उन्होंने देके रखा है, और दो क्वेश्चन पूछा इसमें, फाइंड करो मेजरमेंट ऑफ आर्क DE का वैल्यू हमें निकालने बोला है, और DEF का मेजरमेंट ऑफ आर्क का वैल्यू निकालने बोला है, ठीक है। आर्क DE और आर्क DEF। सिंपल है क्या? मुझे एक बात बताओ, देख के क्या लग रहा है? सिंपल है, सॉल्व हो सकता है क्या? सर आप बोलोगे कि सर हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ऐसे कैसे नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा सा ध्यान तो लगाओ कि करना क्या है इसमें। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डायग्राम देख के, ये क्वेश्चन देख के इतना समझ में आ गया कि ये आर्क वाले क्वेश्चन है, सर्कल का ही टॉपिक है, इतना तो समझ में आ रहा है। यही पहचानना होता है एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन दिख रहे हैं तो यार कौन से टॉपिक से पूछा गया है, तो दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये आर्क वाला टॉपिक है। तो ये आर्क वाला अगर टॉपिक है तो करना क्या होता है इसमें? हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चीज गिवन में क्या दिया है कि एंगल ECF जो है 70 डिग्री है। तो ये एंगल जो ECF है ये 70 डिग्री है। इसी एंगल के सामने एक आर्क आपको दिख रहा है, इसी एंगल के सामने आपको ये आर्क दिख रहा है, ये वाला, इसका नाम क्या है? आर्क का नाम क्या है? EF। यानी कि ये जो आर्क है EF, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? कौन बताएगा मुझे? ये जो आर्क EF है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? उसके सामने वाला एंगल जो कि है 70 डिग्री। क्यों आया? रीजन लिख देना यहां पे, क्योंकि आर्क, एंगल, सबटेंडेड, इस प्रकार का चीजें जो है लिखते हैं बहुत सारी चीज, वो लिख देना आपको, ठीक है। बताया हुआ है, रेगुलर लेक्चर वीडियोस में भी देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आर्क, एंगल, सबटेंडेड बाय दिस। तो ये हो गया
आर्क ईएफ। लेकिन आर्क ईएफ मैंने क्यों निकाला, इसको ये तो पूछा भी नहीं था हमें। आप समझ में आ रहा है, आर्क ईएफ तो आपको पूछा भी नहीं गया था, तो मैंने क्यों निकाला। लेकिन यहां पे आप एक चीज अगर आप देख रहे हो तो ये जो एंगल सॉरी आर्क जो डीजीएफ है इसका वैल्यू 200 दिया हुआ है। ये पूरे का वैल्यू जो है डीजीएफ का वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। समझ में आ रहा है। ये ईएफ आपने अभी अभी निकाल लिया, 70 डिग्री आ गया। ठीक है, मतलब दो एंगल आपको ऑलरेडी यहां पे मिल गया। ठीक है, अब यहां पे एक क्लियर चीज समझ में आएगा आपको कि आपको जो है डीई का वैल्यू निकालना है। तो मुझे एक बात बताओ कि आर्क जो डीई है वो कैसे निकलेगा। ये जो आर्क डीई है ना, ये वैल्यू निकालना है आपको इसका। तो कैसे निकलेगा, अगर मैं ये पूरा एंगल जो कि होता है 360 इसमें से माइनस कर दूं ये डीजीएफ का पार्ट, आर्क डीजीएफ का पार्ट जो है अगर इसको मैं माइनस करूं और ये वाला पार्ट जो है इसको भी माइनस करूं, यानी कि माइनस आर्क डी सॉरी ईएफ। समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं दोस्तों। देखो ध्यान से देखना, ये चीज बहुत क्रिटिकल चीज है। अगर ये समझ में आ गया तो ये पूरा चैप्टर का ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं, अगर मुझे इतना वैल्यू निकालना है, डीई का पार्ट जो है निकालना है, तो मतलब पूरे में से मुझे ये वाला डीजीएफ का पार्ट भी निकालना पड़ेगा और ये वाला पार्ट भी निकालना पड़ेगा, तभी तो इतना बचेगा ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। सिर्फ इतना पार्ट चाहिए मुझे, तो मुझे बाकी सब पार्ट को हटाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मुझे डीजीएफ भी निकालना पड़ेगा और ये ईएफ भी निकालना पड़ेगा। तो माइनस करना पड़ेगा मतलब निकालना पड़ेगा मतलब माइनस करना पड़ेगा। वैल्यू डाल दो 360 माइनस आर्क डीजीएफ का वैल्यू हमें दिया हुआ है 200 डिग्री, 200 और ईएफ का वैल्यू अभी अभी आपने निकाला, कहां गया 70 डिग्री, कर दो माइनस। तो 360 में से 200 गया, बचेगा कितना 160, 160 में से 70 चला गया, कितना बचेगा दोस्तों, कितना बचता है 90, 90 बचता है। क्लियर है, माइनस सब कर दोगे तो कितना बचेगा 90 डिग्री बचेगा। यानी कि आपका जो वैल्यू आ गया मेजरमेंट ऑफ आर्क डीई, इसका वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। यानी कि ये जो पार्ट है इसका वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। अब ये 90 डिग्री आ रहा है, ये 90 डिग्री आ रहा है, तो ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। और हमें दूसरा क्वेश्चन, ये तो आपने निकाल लिया, इसका आंसर क्या आएगा, एंगल डीईएफ सॉरी आर्क डीईएफ। तो यानी आर्क ये डी, ये ई और एफ। तो आपको अगर मेजरमेंट ऑफ आर्क डीईएफ निकालना है तो आप क्या करोगे, ये डीईएफ मतलब ये पूरा निकालना है, तो डीई को और ईएफ को प्लस कर दो, आर्क डीई को और प्लस आर्क कर दो ईएफ के साथ। समझ में आ रहा है, ये डीई को और ईएफ को प्लस कर दो। तो अभी डीई तो आपने अभी निकाला 90 प्लस ईएफ आपको पता ही है अभी अभी निकाला था आपने 70, 90 प्लस 70 कितना होता है दोस्तों 160, आ गया आंसर खत्म। तो आपने डीईएफ का वैल्यू भी जो है वो निकाल दिया, कितना 160। करेक्ट है, क्लियर है, बेहतरीन एग्जांपल। तो इसी टॉपिक के बेस पे जो टॉपिक हमने पढ़ा आर्क ऑफ द सर्कल, इसी के बेस पे ऐसे इतने सारे टॉपिक जो है पूछे जाते हैं। इस प्रकार से कई सारे एग्जांपल आपको पूछे जाएंगे। अब इसी पूरे टॉपिक्स के बेस पे पूरा का पूरा हमारा एक प्रैक्टिस सेट है जिसका नाम है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3, जो कि हमने ऑलरेडी दोस्तों सॉल्व करवाया हुआ है हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस में। तो आप वहां से जाके वो पूरा प्रैक्टिस सेट को पढ़ सकते हो, अच्छी तरीके से देख सकते हो। क्लियर है, तो इसी के साथ ये टॉपिक और ये प्रैक्टिस सेट होता है समाप्त। अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि और भी टॉपिक्स बचे हुए इस चैप्टर के अंदर जो आपको जिसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर एंड देखते हैं कि कौन सा जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहां पे। क्लियर है, अब आ गया एक और बेहतरीन और साधारण सा और बहुत ही स्वीट और सिंपल सा टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों इंस्क्राइब्ड एंगल। अब इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है इसको सीख लो क्योंकि ये हमारा आखिरी टॉपिक है और इसके बाद हमारा ये वन शॉट खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, मिटा दूं मैं, ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट, मिटा रहा हूं। चलो, तीसरा टॉपिक भी खत्म। इसके एग्जांपल्स कौन कौन सी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ये भी मैंने करा दिया। अब देखो ध्यान से, अब आ गया हम लोग का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक तो नहीं बोलूंगा लेकिन इसके अलावा बहुत सारे हैं लेकिन वो आपको रिड्यूस करना है। ठीक है, मतलब वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पे मैं एक टॉपिक का नाम लिख रहा हूं दोस्तों, हमारे लिए तो फोर्थ टॉपिक है जिसका नाम है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ठीक है, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। थ्योरम अगेन आपको नहीं पूछेगा लेकिन इसके ऊपर टॉपिक्स जरूर पूछेंगे, एग्जांपल जरूर पूछेगा, तो इसको समझ लो अच्छी तरीके से क्या हो सकता है थ्योरम। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलो एक डायग्राम सबसे पहले मैं ड्रॉ करना चाहूंगा। यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा स्वीट सा डायग्राम है और एक छोटा सा सर्कल उसके लिए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। लेट्स सपोज दिस इज योर सर्कल, छोटा बोल के बड़ा ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो एक सर्कल है ऑब्वियसली और ये सर्कल का एक मिड पॉइंट होगा ओ करके, जो भी आप नाम देना चाहोगे दे सकते हो। अब यहां पे क्या होगा कि यहां पे ना समझ लो, यहां पे ना क्या होता है ना कि एक लाइन इस प्रकार से पास होती है, मतलब एक एंगल ऐसा बनता हुआ आपको नजर आएगा।
तो इसको पहचान करने का तरीका क्या होता है? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम मतलब क्या होता है? एक सर्कल है, उसके अंदर एंगल बन रहा है। एक सर्कल है, उसके अंदर एंगल बन रहा है। ये एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है ना आपको? इसी को बोलते हैं इंस्क्राइब एंगल। समझ में आ रहा है? इंस्क्राइब एंगल किसको बोलते हैं? अब वो एंगल कोई भी टेढ़े मेढ़े कैसे भी बन सकता है, लेकिन सर्कल के अंदर ही बनेगा, इसीलिए उसको इंस्क्राइब एंगल बोला जाता है। इतना ध्यान में रख लो, ठीक है? तो समझ लो, इसका नाम में रख देता हूं ए पॉइंट, इसका नाम में रख देता हूं बी पॉइंट, इसका नाम में रख देता हूं सी पॉइंट। समझ में आ गया? इसका नाम मैंने क्या रख दिया। अब इसके अलावा भी कई सारे पॉइंट आ सकते हैं, लेकिन ये इंस्क्राइब एंगल थ्योरम में होता क्या? तो ये जो हमारा इंस्क्राइब एंगल थ्योरम है, इसमें जो फॉर्मूला होता है, वो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपको याद रखने के लिए, वो होता है दोस्तों कि आपको दिख रहा होगा कि ये एक एंगल बन रहा है, यानी कि ये जो एंगल है, ये इसका नाम क्या रहेगा? बी ए सी, यानी कि क्या रहेगा? एंगल बी ए सी, ये हमारा क्या रहेगा? एंगल रहेगा। तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? तो एंगल ए बी सी जो रहेगा, वो रहेगा इज इक्वल टू हाफ ऑफ, किसका हाफ? उसके सामने जो आर्क बन रहा है, और वो आर्क बन रहा है किसका? बी और सी का। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों कि यहां पे जो एंगल है, दैट इज इंस्क्राइब एंगल, इंस्क्राइब एंगल एंगल बी ए सी इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय मेजरमेंट ऑफ आर्क बी सी। यहां पे जो आर्क है वो क्या है? बी सी है। तो ये हो गया दोस्तों इसका फॉर्मूला, यानी इंस्क्राइब एंगल का फॉर्मूला हो गया। और यही फॉर्मूले के बेस पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जैसे कि एक सर्कल दिया रहेगा जिसमें एक एंगल इंस्क्राइब होगा, उसका एक वैल्यू दिया रहेगा, तो आपको आर्क भी पूछ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस आर्क, या फिर आपको ये आर्क का वैल्यू दिया रहेगा और आपको ये एंगल आपको निकालने पूछेगा। तो आप ये फॉर्मूले के इस्तेमाल से आप क्या कर सकते हो? उस चीज का जो वैल्यू है वो निकाल सकते हो, ठीक है? अब एग्जाम्पल के तौर पर हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है? तो एग्जाम्पल क्या है उसको ध्यान से समझ लेना। अगर आप ये चीज समझ पा रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये चीज क्या हो जाएगी? इजी हो जाएगी, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट वन एग्जाम्पल। इसी टॉपिक के ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल है, वो मैं आपको कराना चाहूंगा, ठीक है? चलो देखते हैं फटाफट से। तो पहला जो एग्जाम्पल है इस चीज के ऊपर, एक समझ लो क्वेश्चन है, इसी प्रकार से यहां पे एक डायग्राम दिया हुआ है, और ये डायग्राम में एंगल एबीसी है, इसी प्रकार से। अब इसमें ये जो एंगल ए है, इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है 35 डिग्री। कितना दिया हुआ है दोस्तों? 35 डिग्री। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछेगा वो मैं बता रहा हूं। तो समझ लो, आपको इस प्रकार का डायग्राम है, नाम कुछ भी हो सकता है, एबीसी है, एलएमएन हो सकता है, पीक्यूआर, कुछ भी हो सकता है। अब यहां पे आपको दे दिया है, ठीक है, 35 डिग्री इसका क्या है? एंगल है। अब आपको क्वेश्चन यहां पे पूछा है कि जो एंगल ए है वो 35 डिग्री है, और साथ ही में आपको पूछा है कि आपको निकालना है मेजरमेंट ऑफ आर्क, मेजरमेंट ऑफ आर्क आपको निकालना है बीसी। ये जो दिख रहा है आपको पार्ट, यानी कि आर्क बीसी का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है? तो चलो आप ये निकाल सकते हो, मेजरमेंट ऑफ आर्क बीसी, उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन इसके साथ में एक और क्वेश्चन यहां पे पूछा हुआ है दोस्तों कि यहां पे आपको जो वैल्यू निकालना है वो है दोस्तों यहां पे एसी का भी, यानी कि जो एसी आर्क है ना, मेजरमेंट ऑफ आर्क एसी है ना, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो किस प्रकार आप निकालोगे? तो यहां पे ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज रहेगा आपके लिए। अब थोड़ा सा चीज को ध्यान से समझ लेना। क्या ध्यान से समझोगे? लेट्स सपोज कि आपको पहला जो पूछा था, क्या पूछा है कि आपको निकालना है मेजरमेंट ऑफ आर्क बीसी, ठीक है? आर्क बीसी निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप एक चीज जानते हो कि अगर मुझे ये जो बीसी जो दिख रहा है इसको अगर निकालना है, तो उसके सामने जो एंगल रहेगा उसका कहीं ना कहीं यूज होने वाला है, बिकॉज इट इज ए इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब एंगल थ्योरम लगेगा, ये क्वेश्चन को देख के आप समझ जाओगे कि ये यहां पे इंस्क्राइब एंगल लगने वाला है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? कि ये जो एंगल होगा, यानी कि ये जो मेरा एंगल बी ए सी रहेगा, वो क्या होता है? हाफ ऑफ द मेजरमेंट ऑफ आर्क क्या रहेगा? बीसी। उसके सामने वाला आर्क क्या है? बीसी है, तो बीसी के हिसाब से रहेगा। तो यहां पे एंगल ऑफ बीएसी मुझे पता है जो कि 35 डिग्री, तो 35 डिग्री विल बी इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय मेजरमेंट ऑफ आर्क बीसी, ठीक है? और यहां पे आप देखोगे तो 1/2 इधर है, ये 2 इधर आ जाएगा, यानी 35 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 35 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो 70 विल बी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क बीसी, यानी कि आपने कितना निकाल लिया कि बीसी का जो वैल्यू है, आर्क बीसी का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है? 70 आ रहा है। इसको खाली उल्टा करके लिख दो, मेजरमेंट ऑफ आर्क बीसी पहले लिख दो और इज इक्वल टू 70 बाद में लिख दो। ये आपका आंसर हो गया। पहले क्वेश्चन का आपने आंसर निकाल दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? जो मेजरमेंट ऑफ आर्क एसी है, ठीक है ना, उसको आपको कैसे निकालना है? तो यहां पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाने की कोशिश करोगे कि आपको ये वाला पार्ट निकालना है, ठीक है? ये वाला जो आर्क दिख रहा है इसका वैल्यू निकालना है, लेकिन वो डायरेक्टली कैसे निकालोगे? इतना आपका दिमाग चल रहा नहीं है। तो आपको एक चीज पता है कि पूरा जो ट्रायंगल होगा, सॉरी पूरा जो सर्कल होगा वो 360 डिग्री होगा, ये तो आप जानते हो। तो टोटल एंगल विल बी इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है? अब 360 में से आपको पता क्या है? इसमें से 360 में से आपको बीसी पता चल गया। तो बीसी पता चल गया, यानी कि ये वाला आपका वैल्यू जो है इसका 70 है। तो 360 में से अगर आप आर्क बीसी को माइनस करते हो, 360 में से आर्क बीसी को माइनस करते हो, तो आपको कौन सा आर्क मिलेगा? बी ए सी का आर्क मिलेगा, यानी दैट विल बी इक्वल टू आर्क बी
ए सी। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको ये आर्क बी ए सी जो है पूरा यहां से लेके यहां तक का इसका वैल्यू चाहिए तो हमें 360 में से इतना माइनस करना होगा। तो 360 माइनस कर दो आर्क पी सी। आर्क बी सी का वैल्यू अभी अभी निकाला आपने 70, तो 360 में से 70 निकाल दो, आपको मिल जाएगा आर्क बी ए सी का वैल्यू। यानी कि आपको देयरफॉर आर्क बी ए सी का वैल्यू कितना मिल गया यहां पे 360 माइनस 70 360। ये 360 है ना, 360 माइनस 70 कितना बचता है 290 बचता है, यानी कि 290 आपको ये चीज मिल गया। यानी कि आर्क बीएससी का वैल्यू आपको मिल गया 290। लेकिन इतने में आपको आंसर मिल गया कि नहीं, आपको निकालना है ये वाले आर्क का वैल्यू। तो आप एक चीज यहां पे अच्छी तरीके से समझते हो, जो कि आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा कि ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, यानी कि जो ए बी है ना, ये जो सेगमेंट ए बी है ये कॉन्ग्रुएंट है एसी से। क्यों है? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दिख भी रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड सेम होता है, मतलब कोई दो साइड सेम होते हैं। तो यहां पे आपको पता चल गया कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और जब आपको ये चीज पता चल गया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका मतलब क्या है कि ये जो आर्क होगा इसके सामने वाला और ये जो आर्क होगा इसके सामने वाला, वो भी दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। तो इसका वैल्यू मतलब AC का वैल्यू निकालोगे तो ये AB का जो वैल्यू है वो भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। तो अगर इस चीज से हमें पता चल जाता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां पे क्लियरली कि जो AC का वैल्यू है, ठीक है, ये जो AC का वैल्यू है वो और ये AB का वैल्यू है वो दोनों सेम होंगे। और टोटल हमें पता है कि पूरे का जो है BC है। तो हम एक चीज क्या बोल सकते हैं, आप देखो ये आपको पता है ना, ये BAC ये आपको पता है। तो आर्क जो BAC है, ध्यान से देखना, ये बहुत क्रिटिकल पार्ट है ये वाला। अगर आप ध्यान से समझ गए तो आपको बहुत इजी लगेगा। ये पूरा का पूरा आर्क BAC है, इसमें दो चीज है ना, एक तो ये AB है इतना और ये AC है। तो ये आर्क BAC का मतलब क्या है? आर्क AB प्लस आर्क AC। समझ में आ रहा है? आर्क AB और आर्क AC प्लस करूंगा तभी तो पूरा BAC बन रहा है। और BAC का वैल्यू अभी अभी निकाला है हमने 290। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और अभी अभी मैंने बात किया कि ये वाला साइड और ये वाला साइड सेम है, इसका मतलब ये वाला जो आर्क होगा ये वाला आर्क होगा, दोनों सेम होगा। यानी कि ये जो AC होगा वो AB के बराबर होगा। तो यहां पे जो आर्क AB है ये इसके जगह पे मैं आर्क AC लिख सकता हूं क्या? क्योंकि दोनों तो सेम ही है ना। तो मैं आर्क AB के जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं? आर्क AC। और यहां पे पहले से ही आर्क AC तो लिखा हुआ ही था। अब यहां पे कितना हो गए? दो आर्क AC हो गए। तो यहां पे 290 विल बी इक्वल टू आर्क AC प्लस आर्क AC कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स आर्क AC। 2 टाइम्स आर्क AC, 2 आर्क AC हो गया। अब मुझे सिर्फ आर्क AC का वैल्यू चाहिए तो 2 को नीचे डाल दूंगा, तो 290 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू आर्क AC। 290/2 कितना होता है? 145 होता है। तो आपका आंसर आ गया आर्क AC का। आर्क AC का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे? 145 आ रहा है। और यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यार कितना बेहतरीन और सिंपल सा एग्जांपल आपने बड़ी आसानी से, थोड़ा सा चतुराई, थोड़ा सा कंसेप्चुअल नॉलेज लगा के यहाँ पे आपने निकाल लिया। और ट्रस्ट मी, ऐसे टाइप के एग्जांपल्स अगर पूछते हैं बहुत सारे लोग इसको छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन आप करके आओगे इतना मैं गारंटी ले सकता हूं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड अब चलेंगे हम लोग हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि बहुत बेहतरीन टॉपिक है, जिसका नाम है थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये क्या है इसको हम देखेंगे, लेकिन मैं साइड हट जाता हूं। इसको आप सबसे पहले क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। और आपको मैं एक और छोटा सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मतलब थ्योरम है, वो मैं करा देता हूं। थ्योरम मतलब पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन उसका मतलब क्या है वो बता दूंगा। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। ये हो गया इंस्क्राइब एंगल, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो मैं रफ कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। और उम्मीद करता हूं इस प्रकार के कई सारे एग्जांपल अगर आपको पूछा जाएगा, इंस्क्राइब एंगल क्या होता है, इंस्क्राइब एंगल के ऊपर कोई एग्जांपल आपको पूछेगा तो बड़ी आसानी से आप जो है उसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलें आगे बढ़े। चलिए एक और छोटा सा लास्ट का टॉपिक है जिसका नाम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या, इसको थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल देता हूं सबसे पहले मैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इसको समझो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या, कैसा दिखता है। तो सबसे पहले मैं इसका एक डायग्राम बनाऊंगा, वो देख के ही आपको शायद याद आ जाएगा। हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस में आपने देखा होगा, अगर आपको अच्छे से आपने पढ़ाई किया होगा तो। समझ लो एक सर्कल है। अब ये सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। किस प्रकार से बना हुआ है? लेट्स सपोज कि यहां से लेके एक यहां पे पॉइंट है, एक यहां पे पॉइंट है, एक यहां पे पॉइंट है और एक यहां पे पॉइंट है। इस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल बना है। तो अगर क्वाड्रिलेटरल तो आपको पता है कोई भी शेप का हो सकता है। क्वाड्रिलेटरल में भी रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल में भी स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल में भी पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल में भी रोम्बस,
क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है चार साइड होना। तो ये चार साइड का दिख रहा है और इसके ऊपर से एक सर्कल गुजरा हुआ है जो कि हर पॉइंट को यहां पे कनेक्ट कर रहा है। यहां पे एक पॉइंट, इसका एक पॉइंट, चारों उसके वर्टाइसिस पे कनेक्ट कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब क्वाड्रिलेटरल तो है लेकिन ऊपर से सर्कल गया हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो समझ लो इसका नाम है, क्या नाम है? ए बी सी एंड डी। क्या नाम है इसका? ए बी एंड सी डी। अब इसमें कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, कुछ फॉर्मूलेस मतलब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसमें जो याद रखने वाली चीज है, इसमें यह होता है कि इसमें जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, सॉरी, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, क्या याद रखोगे? अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्या याद रखोगे कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझो। अपोजिट एंगल मतलब एंगल ए का अपोजिट कौन है? एंगल सी, यानी कि एंगल ए और एंगल सी, ठीक है। एंगल ए और एंगल सी क्या है? क्या लिख रहा हूं मैं? एंगल सी, ठीक है। एंगल ए और एंगल सी क्या है? सप्लीमेंट्री है, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री का मतलब आपको पता होगा कि दोनों एंगल को प्लस करके 180 डिग्री आना चाहिए। मतलब एंगल ए को अगर आप प्लस करोगे एंगल सी के साथ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसको प्लस करके कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। ये पहला प्रॉपर्टी है, याद रखना। उसी प्रकार ये एंगल डी और एंगल बी एक दूसरे का अपोजिट है, तो एंगल बी प्लस एंगल डी करोगे तो इसको भी प्लस करके क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। ये आपको फिलहाल में याद रखना है। क्लियर है? याद रहेगा दोस्तों कि क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या चीजें होती है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ के लेना है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, जो आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो और बहुत ही ईजी होते हैं। कि अगर समझ लो कि आपका ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है ना, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, लेट्स सपोज, ठीक है। अब ये पूरे क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि अगर बाई चांस, ठीक है ना, ये पूरे क्वाड्रिलेटरल में अगर बाई चांस कि कोई एक एंगल दिया हुआ है, लेट्स सपोज कि यहां पे आपको दिया हुआ है x, ठीक है ना, यहां पे आपको दिया हुआ है समझ लो 40 माइनस एक्स, यहां पे आपको दिया हुआ है x प्लस 40, यहां पे दिया है 50 माइनस एक्स। तो यहां पे आपको क्या करना है कि चारों को प्लस करके, आपको पता है कि चारों को प्लस करके क्या आता है? 360 आता है, उसको x के डिवाइड करके आपका आंसर जो है आ जाएगा। मतलब कोई एक चीज नहीं दिया रहेगा, समझ लो आपको ये नहीं दिया है, या फिर आपको दिया भी रहेगा तो x के फॉर्म में दिया रहेगा, तो आप उसको सॉल्व करोगे, क्योंकि ऑल द एंगल्स प्लस करोगे, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ठीक है ना, इसको प्लस करोगे तो 360 आता है, ये आपको पता है। तो इस प्रकार से सॉल्व करना, जो भी अननोन रहेगा उसमें वैल्यू डालो और जो अननोन है उसको लाके सॉल्व कर लो। तो इसी के ऊपर पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट है। मैं इसके ऊपर एग्जांपल इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिस सेट में ऐसे ही कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, तो इसके लिए एक पूरा टॉपिक के ऊपर बेस है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4, जो कि हमने ऑलरेडी सॉल्व करा हुआ है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर टॉपिक्स के ऊपर एग्जांपल नहीं सॉल्व करवाए। तो आप लोग अगर देखना चाहते हो पूरा अच्छी तरीके से, तो हमारे ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4 जो हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस में हमने बना के रखे ऑलरेडी, वो जाके आप देख सकते हो पूरा अच्छी तरीके से। इसमें कई सारे एग्जांपल जो भी हमने डिस्कस किया, इसके पहले इंस्क्राइब एंगल का भी डिस्कस किया और ये क्वाड्रिलेटरल का, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का भी डिस्कस किया, ये पूरा हमने एक्सप्लेन किया है उन चैप्टर्स, उन टॉपिक के अंदर। तो आप जाइए प्लीज हमारे रेगुलर लेक्चर्स को भी देख लीजिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा ये टॉपिक, और इसी के साथ हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4 है ये भी खत्म होता है, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहां पे हमारा ये जो चैप्टर है ना कंप्लीट होता है, लेकिन आप बोल रहे हो कि सर इसके अलावा भी हमारे बुक्स में बहुत सारे टॉपिक्स है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसके अलावा टॉपिक्स है थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट। यहां पे मैं लिखता हूं, ठीक है ना, थ्योरम ऑफ टेंजेंट एंड सीकेंट, ठीक है ना, इसके बाद का टॉपिक है। फिर इसके बाद का अगर टॉपिक की अगर आप बात करें हम लोग, तो दोस्तों वो है कन्वर्स, इसी चीज का कन्वर्स थ्योरम, ठीक है ना, इसी चीज का कन्वर्स है। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको पता चलेगा, कुछ ही देर में पता चलेगा ये मैं क्यों बता रहा हूं। इतने सारे टॉपिक्स इसके बाद भी बचे हुए, लेकिन ये पार्ट जो है आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये आपके 25% रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है और ये आपको एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। फिर एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है ना, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, ठीक है ना, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, एंड इसी प्रकार के कई सारे टॉपिक दोस्तों। फिर टेंजेंट सीकेंट थ्योरम, ठीक है ना, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम हो गया। और इसके अलावा एक हमारा प्रैक्टिस सेट है जो कि इन्हीं टॉपिक के ऊपर बेस है, और वो प्रैक्टिस सेट का जो नाम है दोस्तों वो है प्रैक्टिस
सेट नंबर 3.5 मतलब ये जो टॉपिक्स है ना, ये जो मैंने इतने सारे लिखे और इसके अलावा और भी 2-3 थ्योरम है, ये टॉपिक के ऊपर एक पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट नंबर 3.5 है और ये भी आपके रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर आप ज्यादा जानकारी के लिए पढ़ना चाहते हो, जैसे मैं हमेशा पूरा का पूरा सिलेबस आपको पता होगा कि मैंने जब रेगुलर लेक्चर्स बनाए थे तो मैंने एक भी टॉपिक स्किप नहीं किया था, मैंने हर टॉपिक आपको पढ़ाया है, हर प्रैक्टिस सेट पढ़ाया हुआ है जिसमें आपको नॉलेज मिल जाए। तो वही मैं बता रहा हूं कि अगर आप ये प्रैक्टिस सेट भी देखना चाहते हो तो हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 3.5 में चले जाओ, आपको मिल जाएंगे हमारे लेक्चर नंबर जितने भी होंगे, हमारे चैप्टर्स के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, हर एक चैप्टर्स का सिंगल सिंगल अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, फोल्डर्स बना हुआ है, आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आप वहां से जाके बहुत अच्छे तरीके से हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो वन शॉट रिवीजन वीडियो है ऑफ दिस चैप्टर सर्कल ऑफ द ज्योमेट्री 10th स्टैंडर्ड, ये यहां पे कंप्लीट होता है। क्लियर है? तो बहुत मेहनत लग गई दोस्तों, कंटिन्यूस आपके लिए हम लोग ने बनाया है और उम्मीद करता हूं कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और मेरी तो कोशिश यही रहती है कि शायद ये 1 घंटे का जो भी लेक्चर बना है, ये देखने से जो भी बच्चा, एक एवरेज से एवरेज बच्चा, ठीक है ना, जिनको ये सब चैप्टर्स हार्ड लगते होंगे वो चैप्टर्स उनको इजी लगने लगे होंगे और इस प्रकार के कई सारे एग्जांपल्स अगर आपके एग्जाम में पूछेंगे तो आप उसको सॉल्व करके दिखा सकते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो बस अच्छे से पढ़ाई करते रहो दोस्तों, हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस भी देखते रहो जो हमने पहले से बना के रखे हुए हैं आपके लिए, हर सब्जेक्ट के, साइंस, मैथ्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, हर सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे, इंग्लिश ग्रामर भी है यहां तक की, और भी कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस हैं, बोर्ड एग्जाम के टिप्स भी हैं, हाउ टू राइट पेपर के भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं, जाओ देखो, बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, तो वीडियो समाप्त होता है, ऐसे ही और भी वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे, साइंस के भी वीडियोस आ रहे हैं कंटिन्यूअसली वन शॉट, वो भी आपको मिल जाएंगे, तो आप बने रहना, हमारे साथ प्यार दिखाते रहना। वीडियो समाप्त होता है, कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना, हमारा वन शॉट वीडियो कैसा लगता है आपको, अपनी राय और सजेशन, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरूर से देना। वीडियो पसंद आया है, वन शॉट वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, शेयर जरूर से कर देना। बहुत कम लोग जानते हैं हमारे इस वन शॉट प्रोग्राम के बारे में, बहुत सारे लोग को पता ही नहीं है, तो प्लीज उनको शेयर करके बताओ कि JR ट्यूटोरियल्स पे भी वन शॉट वीडियोस आ रहे हैं, 1-1 घंटे में आप एक चैप्टर सीख के जा सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल एंड उनको भी बोलो आगे शेयर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, एंड फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।